नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 को वर्क एंड एनर्जी का रिवीजन कराएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले इसे देख सकते हो और जल्दी से इसे रिवाइज कर सकते हो। पहला हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क हमने पहले ही बात की थी, ये सिंपली मैग्नीट्यूड होता है किसका? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, यानी फोर्स का और डिस्टेंस का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं वर्क। और इसे हम सिंपली डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये सीधी सी है, आप इसे ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अगर हम इसे फॉर्मूले उसमें लिखें तो अगर हमारा F अब कांस्टेंट फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, S डिस्प्लेसमेंट है, तो उस वक्त हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इजिकल टू F इंटू एस, यानी वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो SI यूनिट होगी न्यूटन मीटर, या फिर इसे जूल भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि SI यूनिट बतानी है न्यूटन और मीटर के टर्म्स में, तो वो होगी न्यूटन मीटर और वैसे जूल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब इससे आगे 1 जूल को हमें डिफाइन करना है। तो 1 जूल को हम सेम उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे हमने पहले 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, इन सबको डिफाइन किया है। तो 1 जूल क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम सबकी वैल्यू 1 रख दें, यानी फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएं और ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, यानी 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है, तब हम कहेंगे कि कितना वर्क हुआ है? 1 जूल। अब आता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी जैसे पहले लिखा हुआ था अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे सेम डायरेक्शन में है, यानी हमने जिधर फोर्स लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, यानी हम इधर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है, हम इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर की तरफ हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। और सिंपल साइन W इजकल टू एफ एस लिखा जाएगा क्योंकि प्लस साइन है। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, यानी हम फोर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स लगाएं इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में साइन कैसा आ जाएगा? माइनस। तो इसे हम कहेंगे तो वर्क होगा हमारा नेगेटिव। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा और इसका सिंबल होगा W इजिकल टू माइनस एफ इंटू एस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, इसमें कोई टाइम का लेना देना नहीं होता। जैसे 2 इंसान हैं A और B, A अगर एक दिन में 10 किलोमीटर चल सकता है और B भी 10 किलोमीटर चल सकता है, भले ही A उसे 5 घंटे में चले और B 10 घंटे में, लेकिन A और B दोनों 10 किलोमीटर चल सकते हैं एक दिन में, तो दोनों की कार्य करने की क्षमता बराबर है, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। इसकी SI यूनिट भी जूल होती है। और अगर हम लार्जर यूनिट्स की बात करें तो किलो जूल का हम इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो जूल में 1000 जूल होती हैं। अब बात आती है 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो एनर्जी की जरूरत हो, मतलब जिस एनर्जी की ज़रूरत हो हमें 1 जूल का कार्य करने के लिए, उसे हम कहेंगे 1 जूल एनर्जी। अब आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी काफ़ी सारी फॉर्म्स में पाई जाती है। इसमें पहला आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में बात की गई है। अब हीट एनर्जी के बारे में आप देखिए। हीट एनर्जी क्या होती है? सर्दियों में जब आपको सर्दी लगती है और आप अपने हाथों को आपस में ज़ोर से रगड़ते हो, तो जो वर्क आप कर रहे हो हाथों को आपस में रगड़ने से, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है और आपको गर्माई महसूस होती है। अगला केमिकल एनर्जी।
आपने देखा होगा माचिस की जो तिल्ली होती है उसके ऊपर मसाला लगा होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, और उसकी जो माचिस है, ठीक है, उस पर भी हल्का सा मसाला रहता है। तो जैसे ही आप उसे फोर्स लगाते हो, वर्क करते हो, तो वो फिर लाइट और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको जानकारी होगी, बिजली, जो हमारे पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट एनर्जी यानी प्रकाश, तो जो बिजली दी जाती है किसी बल्ब में, फिर वो लाइट जलती है, उसे लाइट एनर्जी ये होती है। तो ये टाइप्स थे। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पजेस की जाती है, कैसे? बाय मूविंग बॉडी, ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी गेन की है उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे तेज़ रफ्तार कार अगर सड़क पर चल रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, तो कौन सी एनर्जी है? वो है काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी मूविंग बॉडी की, वो होती है वर्क डन ऑन इट टू एक्वायर वेलोसिटी के बराबर। अब इसका एक्सप्रेशन, अभी हम डेरिवेशन निकालेंगे। अगर u हम ले लें, शुरू में हमारी वेलोसिटी है u, बाद में उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है v। ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है a, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैपिटल S ले लिया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन मोशन हमने पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से s को हम इधर रखेंगे और 2a को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो 2a नीचे आके क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने। अब हम जानते हैं फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, m ऑब्जेक्ट का मास है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास पहली इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, दूसरी इक्वेशन F इज इक्वल टू ma है। तो और हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, पहले हम फोर्स की वैल्यू रखेंगे m इंटू a, और फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा w इज इक्वल टू ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और इसे हम इस तरह लिख देंगे, w इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया कि जो वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप पढ़ोगे 11th में। तो फिलहाल यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट शुरू में स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0, और हमारा जो फॉर्मूला था यानी ये 0 हो गया, तो क्या बच जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है। और हमने जो वर्क किया है यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित वेलोसिटी से मूव कराने में, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो वर्क डन किसके बराबर था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी पजेस की गई वो किसके बराबर? ई के हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने देखा होगा अगर बच्चा अपने खिलौने में चाबी भरता है, तो चाबी भर के जैसे ही वो खिलौना रखता है, खिलौना चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चाबी घुमाने में जो वर्क किया गया, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से खिलौना चलता है। इसी तरह आप गुलेल को जब पीछे की तरफ खींचते हो, तो जब आपने पीछे की तरफ खींचा तो उसमें जो एनर्जी थी, वो मतलब वर्क जो आपने किया गुलेल को पीछे खींचने में, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हो, जैसे लोहार हथौड़े को ऊपर उठाता है, तो वो जब किसी पोजीशन तक ले गया हथौड़े को, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो ये ऐसी एनर्जी होती है जो किसकी वजह से पजेस की जाती है, यानी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, बनावट की वजह से या स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऊपर उठाते हैं, कहाँ से? ग्राउंड से,
किसके अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसे करने में, ऐसा करने में जो वर्क किया वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को उठाते हो किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसे करने में जो आपने वर्क किया वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात करें, अगर m हम ले लें, ऑब्जेक्ट का मास है, h हाइट है, w वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी और स्मॉल g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले बात करें कि कम से कम कितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, तो वो होगा उसके वेट के बराबर। यानी कोई ज़मीन, ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है, आप अगर उसे उठाओ तो आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसका वेट है। तो ये होगा mg। हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फोर्स कितना था mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, तो ये हो गया mgh। तो वर्क डन किस फॉर्म, और जो हमने वर्क किया है किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाने में अगेंस्ट ग्रेविटी, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। तो यहाँ से हो गया, ये फॉर्मूला है mgh। तो आपको ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। और पोटेंशियल एनर्जी की एक खास बात है, ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ए पे है पहले, और ए से वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। यानी ए पे था, ए से बी तक गया, और यहाँ पे पहले ए पे था, इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। लेकिन दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ऑब्जेक्ट्स में कैसा है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। अब आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे आप बस एक बार पढ़ोगे और पूरी ज़िंदगी याद रहेगा आपको। ये कह रहा है कि एनर्जी, ठीक है, ना तो क्रिएट होती है और ना ही ख़त्म होती है, ये सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी में। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, ना तो कभी क्रिएट होती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे अभी आपने खिलौना, ठीक है, खिलौने के अंदर कौन सी, जब आपने चाबी भरी तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पर जैसे ही आप खिलौने के छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय, वो बस कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर। तो पावर में टाइम इंक्लूड हो जाता है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का क्या मतलब है, इसमें टाइम इंक्लूड हो गया। अगर W हमारा वर्क डन है, वर्क है, T टाइम है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P = W अपॉन T, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसे मानो पहला A, हमने पहले बात की थी, A शख्स है कोई, वो 5 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, और दूसरा B है जो 6 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो जो कम टाइम में बराबर काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो इसे कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट या फिर जूल पर सेकंड भी इसे बोलते हैं। अब बात आती है 1 वाट। 1 वाट क्या होती है, 1 वाट जो पावर ऑफ एन एजेंट की वो पावर जो वर्क करती है, किस रेट से वर्क करती है, एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य करती है, इस रेट से उसे हम कहते हैं 1 वाट। या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, व्हेन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज़ 1 जूल पर सेकेंड। तो जब रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड हो तो वो 1 वाट कहलाएगी। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और वाट जूल पर सेकेंड भी कह सकते हो आप इसे। अब इसका लास्ट टॉपिक है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम, यानी जो टोटल एनर्जी कंज्यूम की है अपॉन टोटल टाइम।
तो इसे हम कहते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडिंग बाय द टोटल टाइम टेकन, एवरेज पावर। यानी टोटल एनर्जी को आपको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है तो वो एवरेज पावर कहलाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसकी PDF के लिए हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है इसमें, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।